गुड इवनिंग बच्चों, आवाज आ रही है क्या मेरी सबको? चलिए तो करते हैं स्टार्ट। सब आ गए? चलिए, काफी सारे बच्चे आ गए वैसे। बीबी 5 का 8th क्वेश्चन, बीबी 5 का 8th क्वेश्चन बता देते हैं आपको। बीबी 5 का 8th क्वेश्चन बढ़िया है बेटा, बढ़िया है। बिगनर बॉक्स 5 का 8th क्वेश्चन। अच्छा, हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर कब खत्म होगा? बस बेटा आज थोड़ा सा क्वेश्चंस और अपन कर लेते हैं, थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बचे हुए हैं, है ना। थ्योरी पार्ट तो अपना हो गया है, वैसे थ्योरी पार्ट अपना हो गया है ना। बस अब वो देख लेता हूं, मुझे थोड़े से क्वेश्चंस और कराने हैं क्योंकि उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत आपको मिलेंगे। ठीक है, तो बस वो क्वेश्चंस करा के जितने भी हो जाएंगे आज कल में, तो बस आज तो नहीं होगा, प्रोबेबली कल। ठीक है, कल स्टार्ट, मतलब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट हो जाना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री, नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, एक बिगनर बॉक्स 5 का क्वेश्चन नंबर 8 की यदि अपन बात करें तो उसमें बोल रहा है कि 3 इक्वेशन में बोल रहा है, यहां तक दिख रहा है? दिख रहा है, चलो बहुत बढ़िया। a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0 और a3x² प्लस b3x प्लस c3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, बस अभी स्टार्ट ही करा है बेटा, अभी स्टार्ट ही करा है। ठीक है, बस ये फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी ने डाउट पूछा था और वो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है भी सही, तो इसलिए मैं बता देता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इजी नहीं है वो। इसके रूट्स अल्फा बीटा है, इसके रूट्स बीटा गामा है, इसके रूट्स अगेन गामा अल्फा है। तो यहां से मेरे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b1/a1 आ जाएगा और अल्फा बीटा इज इक्वल टू c1/a1 आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे यहां से बीटा प्लस गामा माइनस b2/a2 आ जाएगा, बीटा गामा c2/a2 आ जाएगा। यहां से गामा प्लस अल्फा माइनस b3/a3 आ जाएगा और गामा इंटू अल्फा c3/a3 आ जाएगा। ठीक है, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। यहां तक तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक तरह से, अभी मैंने कुछ भी नहीं करा, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो उससे ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। कभी भी जब क्वेश्चन बड़ा हो ना बेटा, तो पहले तो उस क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन लिख लो आप, क्या क्या उसने दे रखा है, फिर अपन रिलेट करते हैं कि उसको यूज कैसे करेंगे अब सारी इंफॉर्मेशन को। ठीक है, एक तो ये एक चीज और उसने दे रखी है कि a1 b1 c1 a2 b2 c2। एक चीज और उसने दे रखी है कि a1 b1 c1 आप ले लो, a2 b2 c2 आप ले लो और a3 b3 c3 आप ले लो। तो ये नंबर्स किसमें है? एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी पता है क्या? एपी सब बच्चों को पता है एपी क्या होता है? वेरी गुड। तो यदि मैं ये बोलूं कि a1 b1 c1 एपी में है, डिफरेंस इज सेम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इससे मैं क्या लिखूंगा? 2b1 इज इक्वल टू a1 प्लस c1 लिखेंगे, 2b2 इज इक्वल टू a2 प्लस c2 लिखोगे और 2b3 इज इक्वल टू a3 प्लस c3 लिखोगे। लिखोगे? ये तो अभी सब दिया हुआ है, ये तो सब दिया हुआ है, अभी तो कुछ सॉल्व करा ही नहीं मैंने। फिर उसने एक चीज और अपने को दे रखी है, एंड एक ऐसा कुछ सिंबल बना हुआ है प्रोडक्ट जैसा, ऐसा पाई जैसा बड़ा सा सिंबल बना हुआ है, पाई जैसा। इसमें लिखा हुआ है i इज इक्वल टू 1 से लेकर 3 तक bi/ai इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या रहा वैभव, फिर रिजल्ट क्या रहा? हाँ, आरबीएससी का भी मैंने न्यूज में सुना तो था, आरबीएससी का रिजल्ट आ रहा है। तो क्या रहा फिर वैभव रिजल्ट? 97। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। वैभव के 97.17% बने भाई आरबीएससी में। ठीक है, आरबीएससी में, क्योंकि राजस्थान बोर्ड में मतलब परसेंट आपका तो नहीं पता, हमारे टाइम में भी राजस्थान बोर्ड से ही हूँ, क्योंकि 10th 12th सब राजस्थान बोर्ड से ही दिया है मैंने।
तो राजस्थान बोर्ड में मतलब परसेंटेज बनाना मतलब बहुत टफ रहता है, ठीक है। और 97 मतलब हमारे 97 तो आते ही नहीं था हमारे टाइम पे, 92 93 पे तो मेरिट में नाम आ जाता था। चलो, तो प्रोडक्ट i इक्वल्स टू 1 से लेकर 3 तक bi अपॉन ai इज इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब होता है जैसे समेशन का मतलब होता है ना बेटा सम एडिशन, ऐसे इसका मतलब होता है प्रोडक्ट। पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट, कि आप i की वैल्यू 1 से रखना स्टार्ट करो। फॉर एग्जांपल i इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो b1 बाय a1, i इक्वल्स टू 2 रखोगे तो b2 बाय a2, i इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो b3 बाय a3, तो उसका मल्टीप्लाई। सेम चीज पाई की जगह समेशन लिखा होता है तो एडिशन होता है, पाई की जगह समेशन तो एडिशन है ना, और पाई की जगह यदि ये है तो मल्टीप्लिकेशन। इसकी वैल्यू अपने को गिवन है कितनी, 4 गिवन है, ठीक है। और अपने को निकालना क्या, ये भी निकालना क्या है, अपने को निकालना है मॉड ऑफ 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा, ये अपने को निकालना है, ठीक है। ये इतनी सारी चीजें दी हुई है उसने, फिर से मैं ब्रीफ कर देता हूं क्या क्या दिया है। निकालना तो बस ये है आपको सीधा सीधा, ठीक है। उसने आपको सबसे पहली बात बोली थी कि अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इसके रूट्स हैं, नंबर 1। नंबर 2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 ap में है, नंबर 2। और नंबर 3 ये प्रोडक्ट की वैल्यू इज इक्वल टू 4 गिवन है। तो अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो उससे सम प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट मैंने लिख लिया था, ये मैंने खुद ने लिखा था। ये तीनों एपी में गिवन थे तो उससे ये मैंने लिख लिया था, ये भी मैंने ही लिखा था यहां तक, ठीक है। अब ये निकालना है, अब इसको यूज करना है। तो अब एक काम मैं करता हूं, बस एक मैनिपुलेशन ये अपने को करना पड़ेगा कि b1 बाय a1 चाहिए मुझे, b1 बाय a1। तो b1 बाय a1 यदि आपको चाहिए तो मैं इसको a1 से डिवाइड कर देता हूं, मतलब चाहिए नहीं मुझे, b1 बाय a1 दिया हुआ है, तो उसको यूज करने के लिए मैंने क्या सोचा कि इसको a1 से डिवाइड कर देता हूं, तो b1 बाय a1 आएगा। उससे मुझे दो चीजों का फायदा हो रहा है कि यदि मैं b1 बाय a1 से डिवाइड करता हूं 1 प्लस c1 बाय a1 ऐसा आएगा, ठीक है। यदि मैंने a1 से डिवाइड करा तो अब c1 बाय a1 मुझे अल्फा बीटा के टर्म्स में पता है, और b1 बाय a1 मुझे अल्फा बीटा के टर्म्स में पता है ना। तो b1 बाय a1 अल्फा बीटा के टर्म्स में क्या हो जाएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा बीटा। लिख सकते हैं, किसी को कोई डाउट यहां तक है ना। एक छोटा सा एक काम करते हैं, हाँ अब वो जरूर थोड़ी सी ट्रिक है इसमें, एक तरह से एक ट्रिक टाइप से आप मान लो कि मुझे ये चाहिए 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा, तो मैं क्या कर रहा हूं -2 अल्फा बीटा ना, तो एक अल्फा एक बीटा को मैं उधर ले जा सकता हूं। अब मेथड देखो आपके दिमाग में और भी आ सकता है, जो मेरे दिमाग में आया वो मैंने बताया कि एक अल्फा और एक बीटा को उधर ले गया मैं, है ना, क्योंकि मैं 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा ही बनाना चाह रहा हूं, ठीक है। मतलब ये समझ लो दोनों साइड प्लस अल्फा प्लस बीटा कर लिया। ठीक बात, दोनों साइड एक तरह से प्लस अल्फा कर लिया, तो प्लस अल्फा करा तो -2 अल्फा, अल्फा -2 बीटा, बीटा हो गया। एंड इसके फैक्टर्स में लिख सकता हूं 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा, और इसको लिख सकते हो माइनस अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हैं, -b1 बाय a1, ठीक है। इसको लिख दिया -b1/a1, और इसके फैक्टर्स हो गए 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा, ना मतलब ठीक है। ये स्टेप थोड़ी मैनिपुलेशन वाली है, मतलब ये वाली स्टेप थोड़ी मैनिपुलेशन की है ना। दोनों साइड प्लस अल्फा करा प्लस बीटा करा, उससे मुझे सबसे अच्छा क्या, यहां पे 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा मिल गया,
यहां पे एक अल्फा प्लस बीटा था, उस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस b1/a1 रख सकते हैं, तो प्लस b1/a1 हो गया। ठीक, सिमेट्रिकली चले आप। ये सारी कैलकुलेशन इसके लिए करी थी, तो इसके लिए सेम कैलकुलेशन में ऐसा बोल सकता हूं कि b2/a2 को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा। बिल्कुल इसके लिए मैं लिख सकता हूं b3/a3 इज इक्वल टू 1 प्लस गामा इंटू 1 प्लस अल्फा। मल्टीप्लाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3, ठीक है। तो 1 इंटू 2 इंटू 3, LHS में आएगा b1/a1, b2/a2, b3/a3, उसकी वैल्यू 4 गिवन है, और इधर आ जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा इंटू 1 प्लस गामा का होल स्क्वायर। और दोनों साइड यदि मैं अंडर रूट लूंगा तो इधर मॉड अल्फा प्लस ये आ जाएगा, इधर अंडर रूट 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 2 आ जाएगी, 2 आ जाएगी। हाँ, नोट कर लो, नोट कर लो। रूपांशु मजे लेने के लिए बोल रहे हो, इजी था, है ना। देखो बाकी तो बस ये एक्चुअली इंफॉर्मेशन बहुत सारी थी ना, डेटा जब बहुत सारा आ जाता है ना तो उसको रिलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मतलब, ठीक है ना। बस बस इस चीज पे कंसंट्रेट करो कि उसने यदि कोई वैल्यू दी हुई है तो उस वैल्यू को कैसे यूज करोगे, और जो वैल्यू पूछी है, ठीक है। अब इसीलिए आप देखो, इसीलिए उसने मॉड लगा के पूछा है, आप समझ रहे हो बात को, उसने मॉड क्यों लगाया, मॉड में ही आंसर आ रहा है, मॉड में ही आंसर आ रहा है इसलिए, ठीक है। चलो नोट कर लो। बेटा मैं, हमारा तो किया हुआ रहता है, इसलिए इसीलिए हो सकता है कि आप करो तो कोई और मेथड से करोगे, ठीक है ना। मैंने तो क्या है, जिस मेथड से पहले करा वही मेथड मेरे दिमाग में, तो मैंने तो इसलिए उससे कर दिया, ठीक है। अभी इसीलिए आप करते हो तो आप अलग मेथड से करोगे, हो सकता है कि आप ट्राई करना, क्योंकि एक दो मेथड और है, किसी एक दो स्टूडेंट ने मेरे को भेजा था पहले, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा हो, उसने किसी और मेथड से करके भेजा था, मतलब। किए तो नहीं है बेटा, लेकिन कोई कोई डाउट पूछता है ना तो तब कर लेते हैं, तो कभी याद आ जाता है तो ठीक है। जैसे मुझे ना इसमें एक मेथड है ना ये याद आ रहा है, या ये शायद से ऐसा पॉसिबिलिटी है, एक मेथड मैं और बताता हूँ, एक बार आप ट्राई करना पहले उससे, कि जैसे इसके रूट्स अल्फा बीटा है ना, आप क्या करना कि इस इक्वेशन को उसमें कन्वर्ट कर लेना, सो दैट इसके जो रूट्स हैं, इसके रूट्स वो बन जाए आपके पास 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा, कर सकते हैं ना, बहुत इजीली कर सकते हैं, एक्स की जगह पे 1 माइनस अल्फा करके। तो इसको उस इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना, ये 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा बन जाए, ये 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा बन जाए, ये 1 प्लस गामा 1 प्लस अल्फा बन जाए, है ना। फिर तीनों का प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना, तो तीनों का प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल के मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्टली आएगा, और इधर वाली जगह फिर इसको यूज कर सकते हो। एक ऑप्शन मुझे ऐसा याद आ रहा है कि ऐसी भी कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। और कौन सा पूछ रहे हो, बिगनर बॉस फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 13, कौन पूछ रहा है, ईशान। बिगनर बॉक्स फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 13,
ये तो मेरे ख्याल से अभी सर ने यार उस पर भी बताया था शायद से। ईशान एक बार बेटा ग्रुप पे देखना, ये सर ने अभी बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा उस पे ग्रुप पे मेरे ख्याल से। हाँ अभी शायद आपकी डाउट क्लास थी ना, तो मैं देख रहा था उस पे शायद एमके के सर ने करा हुआ है ना, एक बार उसको देख लेना। ठीक है, इजी है क्वेश्चन। शॉर्ट में देखो बहुत सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना, आप बस उसकी रेंज निकाल लेना। जिसको नहीं आया मैं बता देता हूं, बहुत सिंपल है। आप इज इक्वल टू वाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, रेंज निकालनी आती है, बस इज इक्वल टू वाई करके सीधा डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करना है, आपका आंसर आ जाएगा। बस उसने आंसर, क्वेश्चन पूछा अलग तरीके से है, बस क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा है, बाकी करना वही है ना। और क्वेश्चन 15 अर्णव पूछ रहा है, 15 इसी का पूछ रहे हो क्या बेटा, बिगनर बॉक्स फोर्थ का अर्णव? बिगनर बॉक्स फोर्थ, ठीक है चलो। ये लिख लिया सभी ने? एट्थ क्वेश्चन, अच्छा एट्थ वाला, हाँ एट्थ वाला जरूर, फिर भी थोड़ा सा डिफरेंट है। हम्म, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं बता देता हूं फिर भी। फोर्थ का 15 भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। 15th वाला ही बता रहा हूं मैं, 15th वाला ही बता रहा हूं। एट्थ में ना, एट्थ में जरूर एक लॉजिकल पॉइंट है, हालांकि एट्थ वाला इतना सिंपल नहीं है जितना दिख रहा है वो, एक बार में तो आंसर आ जाता है, पर उसमें ना एक छोटा सा पॉइंट भी है समझने वाला, है ना। चलो पहले मैं 15th वाला बता देता हूँ, ठीक है। 15 का आधा पार्ट बता देता हूँ, फिर आधा वाला पार्ट आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। हाफ पार्ट अपन ले देते हैं उसका 15 का। X and Y are two real quantities connected by the relation 9x square plus 2xy plus y square minus 92x minus 20y plus 244 equals to 0. 9x square plus 2xy plus y square minus 92x minus 20y plus 244 equals to 0. Then x lies in alpha to beta and y lies in beta to gamma. तो आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक में यदि आपके पास क्वाड्रेटिक है और उस क्वाड्रेटिक के वेरिएबल के लिए वो कंडीशन बोल रहा है कि ये वेरिएबल रियल है, ये वेरिएबल रियल है, तो मींस उस वेरिएबल का यदि मैं क्वाड्रेटिक बनाऊंगा तो उसका डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट कॉमन कंडीशन, सबसे कॉमन कंडीशन है मेरे पास किसी भी टू वेरिएबल के रिलेशन के लिए। कुछ भी आपको निकालना है ना, तो आप हमेशा बस एक चीज ध्यान रखो कि अच्छा ये क्वाड्रेटिक बन गया, अब इस क्वाड्रेटिक में और मुझे इसकी वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू रियल चाहिए, तो इसका मतलब सबसे अच्छा है कि इसका डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, इसका डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। अब x के लिए भी वेरिएबल है, y के लिए भी वेरिएबल है, तो एक बार x का क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, ठीक है। तो x का क्वाड्रेटिक बनाएंगे, मैं आधा पार्ट बता रहा हूं, आधा पार्ट अपने आप से कर लेना बच्चों। 9x स्क्वायर, x का क्वाड्रेटिक यदि मैं बनाऊंगा तो 2x y माइनस 46 हो गया प्लस y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 244 इक्वल्स टू 0 आ गया। 9x स्क्वायर प्लस 2x y माइनस 46, ठीक है।
क्वाड्रेटिक है और वो बोल रहा है कि x रियल क्वांटिटी है, मींस x बिलोंग्स टू r है, तो x बिलोंग्स टू r है तो मुझे पता है कि उसका d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट से तो मतलब है नहीं, ठीक है, डिफरेंट से तो मतलब है नहीं, तो x d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करोगे तो b स्क्वायर माइनस 4 a कितना हो गया 9 इंटू c ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 4 में कॉमन लेके हटा देता हूं, ठीक है, मेरे पास आ रहा है y स्क्वायर माइनस 92y, ये होल स्क्वायर तो नहीं बन रहा ना, प्लस 46 का होल स्क्वायर करते हैं अभी बाद में इसको, माइनस 9y स्क्वायर प्लस 180y माइनस 9 इंटू 244 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक बात। तो y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 8y स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस 88y हो गया, 88 आएगा ना, ठीक है, और प्लस 46 का स्क्वायर, और ये हो गया 9 इंटू 244। तो एक काम करते हैं 2 तो कॉमन ले लेते हैं इसमें से, ठीक है, 46 का स्क्वायर पूरा सॉल्व ही कर लेंगे अपन। 46 का स्क्वायर आएगा 6 6 36 6 चौक 24 3 27 6 चौक 6 2116 और 244 इंटू 9 2196 80 माइनस का ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। माइनस 8 कॉमन लेके हटा देते हैं, माइनस 8 कॉमन लेके हटाएंगे तो यहां से आ जाएगा y माइनस 1 y माइनस 10 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो y का इंटरवल आ गया 1 से लेके 10। बीटा इज इक्वल्स टू 1, गामा इज इक्वल्स टू 10। बीटा 1 आ गया, गामा 10 आ गया। आई बात समझ? बिल्कुल सेम कैलकुलेशन करना जैसे अभी अपन ने x का क्वाड्रेटिक बनाया, y के लिए रिलेशन आ गया, ठीक है, राइट। बिल्कुल ऐसा का ऐसा अपन क्या करेंगे, अब y का क्वाड्रेटिक बना के उसका d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करोगे तो सेम आपके पास x का रिलेशन आ जाएगा, हो जाएगा। आगे अब कर सकते हैं, अब आगे जिसका डाउट था, चलिए वेरी गुड। और कौन सा डाउट बता रहे हैं? बिगनर बॉक्स 3 का क्वेश्चन 4, 3 कहां पहुंच गए? 3 तो अपन बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं बेटा। 3 वाला तो अपन ने पहले कर लिया था, 3 वाला तो किसी का अलग से मुझसे पूछ लेना बेटा, अलग से डाउट पूछ लेना। फोर्थ में कोई हो तो फोर्थ का 14 में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है वेदांत बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। हाँ ग्रुप पे भी है शायद। 8th वाला जरूर मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं 8th वाले में, क्योंकि एक बहुत अच्छा पॉइंट और थोड़ा डिफरेंट पॉइंट है। इसको रब कर दूं क्या? देखो 8th वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि उसने पूछा, बहुत सिंपल सी चीज है, द एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट समझना। देखो द इफ एक्स इज रियल, sorry, the expression will be capable of all value when x is real provided p has any value from, है ना। वो ये बोल रहा है कि एक उसने लिख दिया है कि एक px स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 अपॉन
p प्लस 3x माइनस 4x स्क्वायर। एक रेशनल एक्सप्रेशन है अपने पास, रेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। और वो ये बोल रहा है कि ये जो रेशनल एक्सप्रेशन है स्टार इसलिए बना होगा बेटा, किसी क्वेश्चन पे स्टार का मतलब है मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन सही होगा, उसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही होगा, स्टार का मतलब ये होता है ना, किसी क्वेश्चन पे। वो ये बोल रहा है विल बी कैपेबल ऑफ ऑल वैल्यू व्हेन एक्स इज रियल। इसका मतलब अपन विल बी कैपेबल ऑफ ऑल वैल्यू का मतलब ये है कि इसकी रेंज यदि मैं निकालूं तो इसकी रेंज आर आनी चाहिए। अपन रेंज निकालते हैं जैसे रेशनल एक्सप्रेशन की रेंज निकालते हैं ना, इक्वल टू वाई करके निकालते हैं अपन, तो उससे फिर वाई का एक इनइक्वलिटी बनती है, वाई का इंटरवल आता है। तो वो ये बोल रहा है कि यदि मैं वो इंटरवल निकालूं इससे तो मुझे रियल नंबर मिलना चाहिए। विल बी कैपेबल ऑफ ऑल वैल्यू का मतलब इट कैन कंटेन ऑल वैल्यू, इससे मुझे सारी वैल्यू मिल पाए। तो इट मींस इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज यदि मैं निकालूं तो मुझे आर मिलनी चाहिए, ठीक है। नहीं आइडेंटिटी नहीं बोले, आइडेंटिटी का मीनिंग अलग हो गया, आइडेंटिटी नहीं, रेंज, रेंज की बात कर रहा हूं कि आप मतलब मुझे P का आप वो आंसर बताओ, जैसे मान लो P इज इक्वल टू 1 रखा मैंने या P इज इक्वल टू 2 रखा है, कुछ भी रखा मैंने, तो मुझे इसकी रेंज R मिलनी चाहिए। यदि मैं रेंज निकालूं तो मुझे R मिलनी चाहिए, है ना, माइनस इनफाइनाइट से। जनरली क्या होता है, आप जब रेंज निकालने R तो नहीं आती ना, कुछ और आती है, कहीं से लेके कहीं तक आती है। तो वो यही बोल रहा है मुझे कहीं से कहीं तक नहीं चाहिए, मुझे R चाहिए, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। चलो, तो मान लो यदि आपको इसकी रेंज निकालनी होती तो क्या करते, आप इज इक्वल टू y करते ना, रेंज निकालनी होती। अब वन बाय वन आप कंडीशन सोचते जाना कि यदि अब मुझे ना ऐसी कंडीशन लगानी है कि y का जो आंसर है वो r आएगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक आना चाहिए y का आंसर, ठीक है। तो लेट्स से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो px स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू py प्लस 3xy माइनस 4x स्क्वायर y, ठीक है। इसको इधर ले लेते हैं, इसको इधर लेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन p प्लस 4y, है ना, कैलकुलेशन देखते जाना, एक्स स्क्वायर, फिर x 3x कॉमन 1 माइनस y और माइनस 4 माइनस पी वाई इक्वल टू 0 है, ठीक है। पी वाई हो गया, 3x वाई आ गया, माइनस 4x स्क्वायर वाई हो गया, तो एक्स स्क्वायर को इधर ले लिया तो p प्लस 4y हो गया और 3x कॉमन 1 माइनस y हो गया, माइनस 4। अब जैसे आप रेंज निकालते थे तो रेंज निकालने के लिए क्या करते थे, इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते थे ना रेंज निकालने के लिए, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यदि मैं करूंगा तो b स्क्वायर माइनस 4a into c is this one greater than equals to 0 कर दिया, है ना, ये आएगा। चलो अब इसको ओपन करते हैं, ओपन करना पड़ेगा, है ना, डायरेक्ट तो कुछ हो नहीं रहा इसमें। तो ओपन करोगे आप तो 9y स्क्वायर माइनस 9 टू जो 18y प्लस 9 यहां पर आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, ठीक है। अब यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो p स्क्वायर y प्लस 4py प्लस 4p प्लस 16y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। 9y स्क्वायर 18y प्लस 9 हो गया, माइनस माइनस ये प्लस कर दिया, प्लस कर दिया 4, तो p प्लस 4y को 4 से 4 p स्क्वायर y और प्लस 4py स्क्वायर, 4py स्क्वायर और प्लस 4p और 16y स्क्वायर, नहीं 16py स्क्वायर। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। 4p यहां से आ गया, 4 4 जा 16y यहां से आ गया, p स्क्वायर y यहां से आ गया और 4py स्क्वायर, ठीक। चलो अब y का क्वाड्रेटिक बन रहा है तो y की फॉर्म में अरेंज कर लेता हूं मैं इसको, y का क्वाड्रेटिक बन रहा है तो, है ना। तो y स्क्वायर यहां से आ रहा है y स्क्वायर, तो 4 4 जा 16p प्लस 9, y वाली टर्म एक यहां से आएगी, y वाली टर्म और 2 टर्म यहां से आएगी, है ना।
तो ये हो गया अपने पास -1864। 64 माइनस 18 कितना होगा? 64 होगा ना। 64 माइनस 18 कितना होगा? 46 है ना। प्लस का 46y और एक y यहां से आएगा, प्लस 4p² आएगा, और फिर 16p प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो y² इंटू 16p प्लस 9 प्लस 2y यहां से कॉमन लेंगे तो 2p² प्लस 23 हो गया। ठीक है, 2 टू जा 4p² प्लस 16p प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया। अब कंडीशन पर समझना होगा। अब कंडीशन समझना, हाँ नहीं, डी की कंडीशन क्या लगेगी। ठीक है, इसमें एक्चुअली इस क्वेश्चन में बस ये 2 स्टेप थी, और ऐसे हर क्वेश्चन में ध्यान रखना है ना कि उसमें मुझे क्या चाहिए। यहां पे तो अपन जब रेंज निकालते हैं तो उसके अकॉर्डिंग डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करते हैं, तो वो तो मैंने डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर दिया। ठीक है, अब यहां पे y की इनइक्वलिटी बन रही है। y की इनइक्वलिटी, इक्वेशन नहीं है, y की इनइक्वलिटी है। मुझे यहां पे आंसर क्या चाहिए था बच्चों, याद है? मुझे यहां पे मैंने क्या बोल रहा था कि मुझे यहां पे y क्या चाहिए? y बिलोंग्स टू r चाहिए, मुझे y बिलोंग्स टू r चाहिए। तो अब आप ये बताओ कि यदि कोई भी क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए y बिलोंग्स टू r के लिए, तो उसका d लेस देन इक्वल्स टू 0। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। d लेस देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। फिर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कहां से आ गई बेटा? आइडेंटिटी थोड़ी ना, d लेस देन इक्वल्स टू 0, हाँ, और a ग्रेटर देन 0। राइट 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 राइट, गुड गुड। a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो a ग्रेटर देन 0 कंडीशन लगाएंगे तो p ग्रेटर देन -9/16 आ रहा है, और d लेस देन इक्वल्स टू 0 की कंडीशन लगाओगे तो d लेस देन इक्वल्स टू 0 की, तो b² -4a, a हो गया ये रहा 16p प्लस 9 इंटू सी भी a आएगा, होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। आई बात समझ में? याद आ रही है ये वाली कंडीशन? a ग्रेटर देन 0, d लेस देन इक्वल्स टू 0। इक्वल टू इसलिए लगाया है क्योंकि यहां पे भी इक्वल टू था। यदि यहां पे केवल ग्रेटर होता तो अपन केवल लेस देन लगाते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, लेस देन इक्वल्स टू, क्योंकि मुझे ग्राफ ऐसा चाहिए। तो ऐसा ग्राफ एक ही कंडीशन में आता है जब a ग्रेटर देन 0 हो और d लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि अपना इक्वल टू 0 वाला ग्राफ भी बन सकता है। ठीक है, चलो अब 4 कॉमन लेके हटा देते हैं यहां से। a² माइनस b² वाली कंडीशन लगाई जाएगी। ठीक है, तो a² माइनस b² लगाओगे, a² माइनस b² से सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा इजी हो जाएगा। तो a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक, ऐसा आ जाएगा। तो फाइनली क्या आएगा अपने पास सॉल्व करने के बाद? इसका बोल सकता हूं क्या? तो 2p² और 16p और 23 और 9 कितना हो गया? 20, 33 और 9, 23 और 9 हो गया 32। तो 2 कॉमन ले लेते हैं ना, तो 2 कॉमन लेंगे तो 8p और प्लस 16 11 है ना, और यहां पे 16p हो, 16p। ठीक है, यहां पर आएगा 2p² माइनस 16p और 23 में से 9 गए तो 14 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये आएगा अपने पास p, क्या आएगा? p प्लस 4 का होल स्क्वायर, और यहां से 2 कॉमन लेके हटा देते हैं तो ये हो गया p² माइनस 8p माइनस 7, मतलब p माइनस 1 इंटू p माइनस 7। ठीक है, इसको यदि लेवी कर्व से बनाएंगे अपन तो ये p प्लस 4 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0 चाहिए। तो p प्लस 4 का होल स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसको अपन उधर ले जा सकते हैं, है ना। तो इसको उधर ले जाएंगे तो p की वैल्यू कहां से कहां तक आ जाएगी? 1 से लेके
7 तक आ जाएगी, p की वैल्यू 1 से लेकर 7 तक आ जाएगी, है ना। और p ग्रेटर देन ये है तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो 1 से लेके 7 तक आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आंसर इसने ये दिया हुआ है क्या, चलो इसको आप लिख लो, फिर एक पॉइंट में और इसमें बताता हूं, लिखो इसको एक मिनट। दूसरी कंडीशन कौन सी बोल रहे हो उत्कर्ष, दूसरी कंडीशन ये बोल रहे हो क्या, d लेस देन इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन बोल रहे हो क्या? हाँ, तो देखो, अरे सिंपल सी बात है ना, आप ये क्वेश्चन भूल जाओ, आप केवल इसको देखो, एक सिंपल सी चीज है, एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, और मैं आपसे बोल रहा हूं ये, और मैं बार बार मैंने उस टाइम भी बोला था, ठीक है ना, कि ये आप है ना, ये कंडीशन बहुत सबसे सिंपल कंडीशन है, जबकि ये तो अपन वेविकर में पढ़ चुके हैं, ये वाली कंडीशन अपन वेविकर में भी पढ़ चुके हैं, क्या कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, वहां x के लिए पढ़ा था, यहाँ y है, इतना सा डिफरेंस है। तो क्या होता है, कब होता है, जब उसका d लेस देन, यहाँ पे ग्रेटर देन होता तो यहाँ पे लेस देन, ए पॉजिटिव, क्योंकि ग्राफ ऐसा चाहिए ना अपने को, तो ग्राफ ये बनने का एक ही तरीका होता है कि आपको उसका ए ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा और डी लेस देन 0 करना पड़ेगा, ठीक है, ये बार बार भूल जाते हो। हाँ, अब क्या, कौन क्या बोल रहा था, हाँ शायद, अच्छा आंसर उसमें ना क्लोज ब्रैकेट नहीं दे, आंसर उसमें ओपन ब्रैकेट दिया हुआ है, अभी अपना आंसर 1 से 7 क्लोज ब्रैकेट में है, जबकि उसने आंसर 1 से लेकर 7 तक दिया हुआ है ओपन इंटरवल। तो अब आप बता सकते हैं कि 1 और 7 कैसे करेंगे, अब ये इसमें कहां पे कौन सी कंडीशन ऐसी एक्सक्लूड करें अपन, चेक क्यों करेंगे भाई, चेक तो अपन, आपको याद हो तो चेक तो अपन इसको करते थे, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट वाले को, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को चेक करते थे, ठीक है। नहीं वैभव, लेकिन बात ये है ना, देखो यदि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए ना आपको, यदि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लेस देन इक्वल्स टू 0 लिखना पड़ेगा। वो तो अलग बात है कि ठीक है, ये तो आपको आंसर देख के पता लगा कि हाँ भाई अपने को 1 और 7 हटाना है, तो अपन डी लेस देन 0 कर दें, ये तो आंसर लाने वाली बात हो गई कि हाँ भाई वो वहां पे इक्वल टू नहीं आ रहा था यहाँ पे, पर मैं तो इसको देख के कंडीशन लगाऊंगा ना, और इसको देख के यदि मैं कंडीशन लगाऊंगा तो मैं तो ये बोलूंगा कि यदि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए तो फिर यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 0 ही करना पड़ेगा, मैं इसको नहीं हटा सकता, ठीक है। तो इसलिए एक पॉइंट में बताता हूँ एक्चुअली क्या होता है, मैं बताता हूँ वो क्यों एक्सक्लूड करना पड़ रहा है, और वो डायरेक्ट यहां से नहीं देख रहे। ये जो रेशनल एक्सप्रेशन है ना, आप
रिकॉल करना, ध्यान से सुनना, पहले मेरी बात सुन लेना पहले। ये यदि आपको याद हो तो जब मैंने इसकी रेंज निकाली थी ना, उसमें ना अपन ने दो टाइप की प्रॉब्लम करी थी। जब इसकी रेंज निकाली थी तो मैंने, याद हो तो, उसमें दो टाइप की प्रॉब्लम आपको बताई थी एक, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम याद है, दूसरी प्रॉब्लम याद है क्या करा था दूसरी वाली प्रॉब्लम में? दूसरी वाली प्रॉब्लम में दो टाइप के केस बताए थे। दूसरे टाइप की प्रॉब्लम में क्या आया था, जिसमें, हाँ एग्जैक्टली, एक फैक्टर कॉमन आ रहा था। राइट राइट, एग्जैक्टली राइट, कॉमन रूट वाली। तो उसमें क्या हो रहा था, यदि आपको याद हो तो, जब भी इस टाइप के एक्सप्रेशन में यदि ऊपर और नीचे में एक रूट यदि कॉमन आ जाता है तो अपन वो कॉमन रूट कैंसिल कर देते हैं। और कॉमन रूट कैंसिल करने के बाद अपन ने जितनी भी रेंज निकाली थी, यदि आपको याद हो तो, उसमें से किसी का भी आंसर आर नहीं आया था। ठीक है, अपन ने जितने भी उसमें आंसर्स निकाले थे वो आर माइनस कुछ कर रहे थे उसमें अपन, याद है? किसी में आर माइनस, किसी में एक वैल्यू माइनस कर रहे थे, किसी में दो वैल्यू अपन माइनस कर रहे थे, बल्कि दो वैल्यू माइनस कर रहे थे अपन। एक तो कि हाँ भाई ये कैंसिल करा है तो ये पुट करने पे जो वैल्यू आ रही होगी वो अपन ने माइनस करी थी, याद है? राइट, दैट्स व्हाई एक चीज कंफर्म है, यदि इन दोनों इक्वेशन में ऊपर और नीचे को यदि मैं दो क्वाड्रेटिक मानूं, इन दोनों क्वाड्रेटिक में यदि p की किसी भी वैल्यू के लिए एक फैक्टर कॉमन बन गया तो इसकी रेंज r नहीं आ सकती। p की किसी भी वैल्यू के लिए यदि इन दोनों में एक फैक्टर कॉमन बन गया तो उसकी रेंज r नहीं आ सकती। एंड द कोइंसिडेंटली p इज इक्वल टू 1 और p इज इक्वल टू 7 वैल्यू आप वहां पे रखोगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक फैक्टर कॉमन आएगा, एक फैक्टर कॉमन आएगा। हाँ मुझे पता है, इसको मैं ये नहीं लिख रहा मैंने, ये इसको ये नहीं लिखा है ईशान, उसको कंफ्यूज मत हो, उसको ब्रैकेट लगाना है, ये मैंने बाद में लिखा था, ये है ना, वो बाद में लिखा था, उसको भूल जाओ। तो कोइंसिडेंटली क्या हो रहा है, p इज इक्वल टू 1 जब आप रखोगे, p इज इक्वल टू 1 रख के देख लो, तो p इज इक्वल टू 1 रखोगे तो दोनों में एक फैक्टर कॉमन आ रहा है, और p इज इक्वल टू, आप कॉमन रूट वाली कंडीशन लगाओ ना, ये तो चलो चेक करने की बात हो गई। चलो मैं तो क्या करूंगा, आप उसको भी छोड़ो, मैं बताता हूं दूसरा तरीका। भाई मुझे बस एक चीज पता लग गई कि यदि दोनों में कॉमन फैक्टर आ रहा होगा, दोनों में से यदि किसी में भी कॉमन फैक्टर आ गया तो रेंज कैन नॉट बी आर, तो रेंज आर नहीं हो सकती। कंफर्म है ना? ठीक है, तो आप ये चेक कर लो कि इन दोनों में कॉमन रूट वाली कंडीशन लगा दो ना, कॉमन रूट वाली कंडीशन लगा दो। तो कॉमन रूट वाली यदि कंडीशन में लगाऊंगा तो देखो क्या क्या हो सकता है, कॉमन रूट वाली यदि कंडीशन लगाएंगे तो, जैसे कॉमन रूट की कंडीशन लगाते हैं ना, मान लो तो इक्वेशन हो गई आपके पास, पी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गई, और एक ये हो गई माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p इक्वल टू 0 हो गई। ठीक है, इसमें यदि मैं दोनों रूट कॉमन वाली कंडीशन लगा देता, दोनों रूट कॉमन वाली लगा सकते हो ना, अल्फा स्क्वायर p माइनस 4, ठीक है, अल्फा 3 एंड 1 माइनस 4 एंड p। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो आप, और इसको जब अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक्सक्लूड इट ऑल्सो, राइट। अब मैं एक बार मैं पूरा करके बता देता हूं। लेट्स से यदि मैं इसको सॉल्व करता, कॉमन रूट वाली कर सकते हैं ना, तो अल्फा स्क्वायर यदि अपन सॉल्व करते इसको, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन कितना आता, 3p माइनस माइनस प्लस 4 3 12 इज इक्वल टू अल्फा अपॉन p स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3p प्लस 12, है ना। तो इधर से लेंगे तो 3p प्लस 12 अपॉन p स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 16 अपॉन 3p प्लस 12। ठीक है, इसको इधर ले लेते हैं, यहां से 3 कॉमन, तो 3 3 जा 9, p प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर लेंगे तो p स्क्वायर माइनस 16 का होल स्क्वायर, तो p प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू p माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, राइट।
p प्लस 4 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, एक वैल्यू p इज इक्वल टू -4 आ रही थी और एक इन दोनों को p माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 कर देते हैं, तो p माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 कर देते हैं, तो p इज इक्वल टू 7 एंड p इज इक्वल टू 1। तो p की ये तीन वैल्यू नहीं हो सकती, -4 नहीं हो सकती, 7 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। -4 वैसे भी अपन ने नहीं बताया था, तो इसलिए -4 की मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, पर 7 और 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 7 और 1 यदि मैं p की वैल्यू लेता हूं तो इन दोनों में एक फैक्टर कॉमन आ रहा है, और एक फैक्टर यदि कॉमन आ जाए रेशनल एक्सप्रेशन में तो उसकी रेंज r नहीं आ सकती, तो इसलिए मुझे 1 और 7 को यहां से एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा फाइनल आंसर p बिलोंग्स टू 1 से लेकर 7 तक ओपन ब्रैकेट होगा, एज p इज नॉट इक्वल टू 1 एंड 7। ठीक है, आप चाहो तो यहां पे ब्रैकेट में लिख लेना, बिकॉज एट p इज इक्वल टू 1 एंड 7, एट p इज इक्वल टू 1 and 7, one factor common in numerator and denominator, one factor common in numerator and denominator, so range cannot be r. हाँ, ऑप्शन से चेक करना हो ना, जैसे एक ऑप्शन, एक तरीका ये है कि भाई उसने क्या 1 to 7 क्लोज भी दिया था एक ऑप्शन में, और एक ऑप्शन में 1 to 7 ओपन भी दिया था, तो आप चाहो तो सीधे जैसे p इक्वल टू 1 रख के देख लो, आपको इसे पता लग जाएगा कि यार p इक्वल टू 1 पे तो फैक्टर कॉमन आ रहा है, रेंज r नहीं आ रही है। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। ये तो इस वन रूट कॉमन वाले से निकाला ना अपन ने, ये तो आप, मुझे थोड़ी ना पता, मैंने तो डायरेक्ट दो इक्वेशन मानी, यहां से निकाला ना 1 और 7 पे, मैंने उसको थोड़ी ना देखा, ये निकाला ना पूरा अलग से। भाई आपको ये चेक करना हो, मैं आपसे बोलूं ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे p की वैल्यू बताओ सो दैट इस इक्वेशन में एक फैक्टर कॉमन आ जाए, तो कैसे निकालोगे? वन रूट कॉमन वाली कंडीशन लगाओगे ना, तो वही तो कंडीशन लगाई है मैंने सारी, मैंने तो चेक कराई, मैंने तो अलग से कंडीशन लगाई, एक वैल्यू और आई थी, देखो आपने देखा नहीं, एक वैल्यू और आई थी p इक्वल्स टू -4, पर क्या हुआ, p इक्वल्स टू -4 का रोल इसलिए नहीं आया कि p इक्वल्स टू -4 अपन आंसर में बता ही नहीं रहे थे, तो इसलिए उसको एक्सक्लूड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पर 1 और 7 मैंने आंसर में बताया था, इसलिए मुझे उसको एक्सक्लूड करके दिखाना पड़ा अपने पास। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस में ना मैं बार बार, और आईआईटी में ना क्या होता है, देखो बच्चों, मतलब ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देता है आईआईटी, हर बार पेपर में एक दो दो तीन क्वेश्चंस तो जो है ना, ठीक है, वो ऐसे फंसाता ही फंसाता है कि आप बहुत अपने रेगुलर मेथड से निकालोगे ना, ठीक है, रेगुलर मेथड से निकालोगे तो जो आंसर आएगा उसमें एक आध आंसर कभी ऐसा फंस जाता है जो अपनी कंडीशन को कंट्राडिक्ट करता है, तो इसीलिए ऑप्शंस को एक बार जरूर ध्यान से देख लेना कि कहीं ऑप्शन या पूरी प्रॉब्लम में कि यार कहीं इसमें कोई ऐसा तो नहीं हो रहा कि इस वैल्यू के लिए अपने मेथड कंट्राडिक्ट कर रहा हो, या वो सिस्टम ही नहीं बन पा रहा हो जो अपन सोच रहे हो, है ना। नहीं, मैंने वो चेंज कर दिया था, ठीक है वैभव, वो माइनस लगाने की जरूरत नहीं, मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया था, या तो आप यहाँ पे माइनस लगाओ, नहीं तो ऑर्डर चेंज करो, मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया था, आप अल्फा हटाओगे तो मैंने ऑर्डर ऐसा वाला लिया p स्क्वायर -16, इसलिए मैंने ऊपर माइनस नहीं लगाया उसमें। ठीक है, हाँ वो इंटीजर में आ गया तो आपको करके ही देखना पड़ेगा, यही तो बात है। और उसने मान लो क्वेश्चन देखो, अब अंतर देखो, बस इतना तो डाला उसमें, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ p फॉर विच दिस फंक्शन दिस एक्सप्रेशन हैव रेंज r, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ p, अब आपने सीधा ये आंसर निकाला तो आपकी 7 वैल्यू आ जाएगी, जबकि एक्चुअल में ओपन इंटरवल आ रहा है, जबकि 5 ही वैल्यू इंटीजर वैल्यू p की बनती है। ठीक है, हाँ सोहेल कुमार कहाँ रहते हो? सोहेल, संचार नगर में रहता हूँ मैं, संचार नगर। लिख लिया, चले आगे।
क्वेश्चंस करा दें, कुछ क्वेश्चंस कराने मेरे को, लिख लिया गया सबने? बिगनर बॉक्स 5 का 7। अब आप बेटा अपन डाउट अब नेक्स्ट क्लास में लेते हैं यार, है ना? आप एक बार और अटेम्प्ट कर लेना इसको, ठीक है? और क्योंकि ये कॉमन डाउट्स थे, ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये बहुत कॉमन डाउट्स थे, मतलब जो सबके आ सकते थे, ठीक है ना? मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस और बता दूं उस पर पहले, तो ज्यादा अच्छा रहेगा अपने पास। टेस्ट में ना बस यहीं तक आएगा, ये मान लो टेस्ट में कोई पूछ रहा था, है ना? तो टेस्ट में बस जितना इतना हो गया ना, मतलब इवन जैसा आज जिस लेवल के क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं ना, उस लेवल के क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे टेस्ट में। बस लोकेशन ऑफ रूट्स के आएंगे तो सही, लोकेशन ऑफ रूट्स के आएंगे, लेकिन एलिमेंट्री टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसमें, है ना? जिस टाइप के आज कर रहे हैं वैसे नहीं आएंगे अपने पास। ओके, मतलब कल तक की थ्योरी के हिसाब से आप पढ़ जाना बस अच्छे से। Find the value of m for which the equation x square minus m minus 3 into x plus m equals to 0 has at least one positive. At least one positive root. हाँ आप करेंगे ना अभी अनुज, वो अब करूंगा मैं, वो उसी की इसी वाले पैटर्न में, वो भी अलग टाइप का है, वो करेंगे वो अपन, ठीक है? Find the value of m for which the equation x square minus m minus 3 into x plus m equals to 0 has at least one positive root. At least one positive. लास्ट क्लास में अपन जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस अपन ने करे थे उसमें जनरली जो बात हो रही थी वो एग्जैक्टली की बात हो रही थी, एग्जैक्टली वन रूट, बोथ रूट पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव, एग्जैक्टली की बात हो रही है। यहां पर वो बोल रहा है एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट। तीन केस बनेंगे, तीन केस। फर्स्ट केस बोथ पॉजिटिव, सेकेंड केस one positive and one negative, and third case बताओ क्या बनेगा? हाँ कंबाइंड वाला क्वेश्चन। थर्ड केस बताओ क्या बनेगा और क्या हो सकता है? हाँ वेरी गुड, वेरी गुड आसिम, जीरो एंड पॉजिटिव। अब बोथ नेगेटिव कैसे हो जाएगा यार? आयुष, दिव्यांशु, एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट की बात कर रहे हैं और उसमें बोथ नेगेटिव कैसे हो जाएगा? एटलीस्ट वन पॉजिटिव चाहिए ना, एक पॉजिटिव, सॉरी जीरो एंड पॉजिटिव, एक जीरो और एक पॉजिटिव हो सकता है कि नहीं? तीनों केस बन सकते हैं, तीनों केस में अपनी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, क्वेश्चन जैसा बोल रहा है वैसा ही हो रहा है ना? बिल्कुल। बस ये दो तो अपने बिल्कुल स्टैंडर्ड केस हैं, इसमें दोनों में मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बोथ पॉजिटिव के लिए इसको एफ मान लेता हूं मैं, ठीक है?
बोथ पॉजिटिव में क्या क्या करते थे अपन, एफ ऑफ जीरो ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस बी बाय टू ए ग्रेटर देन जीरो लिखते थे। ठीक है, जितना देखो याद रख सकते हैं तो याद रख लेना है, जो नहीं कर सकता तो उसको फिर अपने को ग्राफ, और अभी अपन ग्राफ से डील करना ही पड़ेगा। एफ ऑफ जीरो कर रहे हैं तो एफ ऑफ जीरो आ गया एम, एम ग्रेटर देन जीरो, ए इंटू एफ ऑफ जीरो होता है वैसे तो, पर ए की वैल्यू 1 है तो वो मैंने इसलिए लिखा नहीं है। ए होता है ना वैसे तो, ए इंटू एफ ऑफ जीरो होता है, पर ए की वैल्यू 1 है तो मैंने लिखा नहीं है। तो ये आ गया डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4 एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एम स्क्वायर माइनस 10 एम प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो m माइनस 1 इंटू एम माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो m बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 तक यूनियन 9 से लेकर इनफाइनाइट तक, माइनस b बाई 2a करोगे तो m माइनस 3 बाई 2 ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो m ग्रेटर देन 3 आ जाएगा। और तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ले सकते हो तीनों का इंटरसेक्शन, तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो m ग्रेटर देन जीरो यहां तक आया, माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 तक, 9 से लेकर इनफाइनाइट तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक आ गया, और m ग्रेटर देन 3 यहां तक आएगा। तो क्या आएगा बच्चों, तीनों का इंटरसेक्शन 9 से लेकर इनफाइनाइट तक। नाइन से लेकर इनफाइनाइट, ठीक है। यहां तक वन पॉजिटिव वन नेगेटिव की क्या कंडीशन थी, a इंटू एफ ऑफ जीरो लेस देन जीरो, तो a हो गया आपका 1 और एफ ऑफ जीरो कितना हो गया m लेस देन जीरो, तो m लेस देन जीरो आ गया, माइनस इनफाइनाइट से लेके जीरो तक आ गया। ठीक है, अब थर्ड केस एक बार इधर देख लो बेटा, पहले थर्ड केस बच्चों इधर समझ लो पहले एक मिनट। थर्ड केस जीरो एंड पॉजिटिव, ग्राफ बना लो आप पहले, रूट्स पे कभी भी कुछ भी दिक्कत हो ना ग्राफ बना लो, ग्राफ बना के देखो कि अच्छा ऐसा ग्राफ तो ऐसी कंडीशन, तो एक जीरो और एक पॉजिटिव मतलब ऐसा ग्राफ। ठीक है, याद आ रहा है, लास्ट क्लास में अपन ने एक केस करा था, प्रोडक्ट से काम नहीं चलेगा ना, प्रोडक्ट से काम नहीं चलेगा। लास्ट क्लास में करा था एक क्वेश्चन, मैंने बताया था कि यदि आपको पर्टिकुलर रूट चाहिए तो सबसे पहले तो इस रूट को सेटिस्फाइड कराओ, मतलब एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या लोगे, जीरो लोगे सबसे पहले तो। ठीक है, नहीं डाउनवर्ड नहीं बनेगा, अक्षर ए पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड लेने की जरूरत नहीं है, ए पॉजिटिव है ना। ठीक है, ग्राफ में देखो जितनी चीजें फिक्स होती जाए ना उतनी चीजें फिक्स करते जाओ आप। अब मुझे दिख रहा है ए पॉजिटिव तो डाउनवर्ड में लूंगा ही ना, जितनी चीजें फिक्स होती जाए उतनी फिक्स करते जाए। एफ ऑफ जीरो जीरो करा मैंने, तो एफ ऑफ जीरो जीरो करा तो एम की वैल्यू जीरो आ गई, एम की वैल्यू जीरो। क्या बताया था मेथड, याद है लास्ट क्लास में बताया था कि आपको यदि कोई एक फिक्स रूट चाहिए तो सबसे पहले तो वो वैल्यू उस इक्वेशन में सेटिस्फाइड करा दो, उसके अकॉर्डिंग अपना जो भी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकाल लो। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ जीरो जीरो चाहिए था तो जीरो तो रूट है, सेटिस्फाइड करना ही चाहिए, तो एम की वैल्यू जीरो आ गई, तो एम की वैल्यू जीरो आ गई तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू जीरो आ गया, तो x इक्वल्स टू जीरो एंड x इक्वल्स टू माइनस 3 आ रहा है। क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब मेरे पास ऐसा वाला ग्राफ नहीं बन सकता। ठीक है, यदि मैं रूट जीरो ले रहा हूं तो मेरा दूसरा रूट क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, इसलिए m की वैल्यू जीरो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लास्ट में अपन क्या करते हैं, इस कंडीशन और इस कंडीशन, तीनों कंडीशन का यूनियन, इंटरसेक्शन नहीं, इंटरसेक्शन एक ही कंडीशन। आयुष, इंटरसेक्शन जब आप एक ही केस में दो तीन कंडीशन लिख रहे हो, बिल्कुल जैसे मॉड में क्या करते हो आपने एक इंटरवल बनाया उसका इंटरसेक्शन लेते हो, पर अलग अलग जो केस आता है उनका तो यूनियन लेते हैं ना, इंटरसेक्शन तो आ ही नहीं सकता ना, ये तीनों चीजें तो एक साथ हो ही नहीं सकती, इंटरसेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं, राइट। तो यहां पर आ गया 9 से इनफाइनाइट, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से जीरो, इधर से आ गया पाई, तो फाइनल आंसर बोलेंगे माइनस इनफाइनाइट से जीरो यूनियन 9 से लेकर इनफाइनाइट तक।
आया कि नहीं समझ में? किसी को कोई डाउट है आप बताओ। थर्ड वाला एक बार और बता देता हूं, क्योंकि मैं m इक्वल्स टू 0 ले रहा हूं ना बेटा, है ना भाई। ये तो समझ में आ गया ना कि भाई ये तीन चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी मुझे। ये वाली बात आई कि नहीं समझ में? जो स्टेटमेंट उसने बोला है हैज एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव, उसके अकॉर्डिंग मुझे समझ में आया कि इक्वेशन में तीन पॉसिबिलिटीज थी। और पॉसिबिलिटीज अपन कैसे काउंट करते हैं? पॉसिबिलिटीज काउंट करते हैं कि भाई मुझे पता है कि मैं दोनों पॉजिटिव वाले और दोनों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों एक साथ नहीं निकाल सकता, उसको अलग से निकालना पड़ेगा, इसको अलग से निकालना पड़ेगा, है ना। तो पहले तो ये तीन केस बना लिए। इसमें मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होती है निकालने में, ये तो स्टैंडर्ड है, इसमें भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जब भी आपको किसी भी कंडीशन में आप एक रूट फिक्स कर दो और दूसरा आपको एक पर्टिकुलर टाइप का चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने एक रूट 0 फिक्स कर दिया और दूसरा मुझे पॉजिटिव चाहिए, वैल्यू कुछ भी ले लो लेकिन चाहिए पॉजिटिव। तो जैसे लास्ट क्लास में याद हो तो अपन ने उसमें भी कुछ करा था ना, एक ग्राफ एक पर्टिकुलर पॉइंट से जा रहा था, एक पर्टिकुलर पॉइंट से जा रहा था, है ना। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से जब ग्राफ जा रहा हो, पर्टिकुलर पॉइंट से, तो अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले तो मतलब मुझे 0 तो रूट लेना ही लेना है ना इसका। हाँ 1 और 2 से करा था, 0 तो रूट लेना ही लेना है। तो इसका मतलब 0 तो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना ही करना है सबसे पहली चीज तो। ठीक है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले 0 सेटिस्फाइड करा दिया। तो 0 जैसे ही मैंने सेटिस्फाइड कराया तो मुझे m की वैल्यू मिल गई 0, m की वैल्यू 0 मिल गई। अब m की वैल्यू 0 मिली तो इससे तो केवल मुझे यह पता लगा कि एक रूट 0 है, पर एक रूट 0 है तो दूसरा पॉजिटिव ही आएगा, दैट आई हैव टू चेक। उसकी गारंटी नहीं मिली ना मुझे, मुझे तो केवल 0 रूट की गारंटी मिली है। तो मैं यही चेक कर रहा हूं कि m इक्वल टू 0 आया, फिर मैंने m इक्वल टू 0 वापस इक्वेशन में रखा और दूसरा रूट निकाल के वेरीफाई करा कि वेदर इट इज कमिंग एज पॉजिटिव और नॉट। ठीक है, तो जब मैंने m इक्वल टू 0 रख के दूसरी इक्वेशन सॉल्व करी तो मुझे एक रूट 0 मिला और एक रूट -3 मिला, विच इज शोइंग कि नहीं, जब आप एक रूट 0 मान रहे हैं तो दूसरा रूट नेगेटिव आ रहा है, ऐसा ग्राफ नहीं बन पा रहा। तो ऐसा ग्राफ नहीं बन पा रहा तो इसका मतलब m की वैल्यू 0 नहीं लेनी। 0 मतलब यूनियन 5 आ गया एक तरह से। और यदि ऐसा मान लो इसके साथ 0 और +3 आ जाता तो ऐसा ग्राफ बन जाता, तो फिर इसमें मैं 0 पे क्लोज ब्रैकेट लगा देता, यहां पे 0 पे क्लोज ब्रैकेट लगा देता इस तरह से। आई कि नहीं बात समझ में? ठीक है, तो इसलिए ना, जैसे इसीलिए मैं बोलता हूं देखो, कभी आपको ना एक रूट फिक्स है यदि, तो उसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका एक ही है। यदि एक रूट फिक्स है ना तो सबसे अच्छा एक ही तरीका है, मतलब पहले उस रूट को सेटिस्फाइड करा के वैल्यू निकाल लो, उस वैल्यू को वापस इक्वेशन में रख के चेक कर लो कि दूसरा रूट जैसा चाहिए वैसा मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि ये तो मिल रहा है, 0 तो मिल रहा ही है, 0 सेटिस्फाइड करा के मैंने वैल्यू निकाली है। बस दूसरा वाला चेक कर लो कि फिर वो पॉजिटिव मिल रहा है क्या, मिल रहा है तो ये आंसर होगा, नहीं मिल रहा है तो नहीं होगा अपने पास। यू टेक एन इंटरेस्टिंग, हाँ राइट। फर्स्ट वाले में तो बेटा, हाँ जब भी आप एक कंडीशन में लेते हो ना इसने, तो वो तो इंटरसेक्शन ही लेना, एक कंडीशन में तो जितने केसेस हैं उसका तो इंटरसेक्शन ही लेना। ठीक है, अब ये लिख लेना पहले, और जिसका ये हो जाए सेम इक्वेशन लेते हुए मैं एक दूसरी कंडीशन लिख रहा हूं, कैलकुलेशन वाले इसका यूज हो जाएगा, बहुत जल्दी से आंसर आ जाएगा। एटलीस्ट वन रूट इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये लिख लेना, और ये लिखने के बाद सेम इक्वेशन है, ठीक है, ग्रेटर देन 2। हार्मोनिक प्रोग्रेशन वाला छोड़ दो बेटा, अभी हार्मोनिक प्रोग्रेशन वाला आएगा भी नहीं, उसको बाद में करा दें।
अब ये वाला क्वेश्चन करना है सबको, एफ एक्स सेम है, बस कंडीशन ये कि एटलीस्ट वन रूट इज ग्रेटर देन 2। उसमें एक दूसरी टाइप की कंडीशन होती है, देखिए एचपी में खुद का कॉमन, जरूरी थोड़ी ना सीरीज में कि कॉमन डिफरेंस हो ही सही, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। आपकी अभी क्लास फिजिक्स की है कि केमिस्ट्री की है? फिजिक्स की है, अच्छा। ठीक है, ठीक है। दो एटलीस्ट वन रूट इज ग्रेटर देन 2 ना, तो वो तीनों पॉसिबिलिटी हो जाएगी ना, जैसे पहले वाली ली थी जो 3 पॉसिबिलिटी, वापस से वो 3 पॉसिबिलिटी होगी कि नहीं? 3 हो जाएगी ना। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री पड़ेगा नेक्स्ट ईयर। वही 3 पॉसिबिलिटी हो जाएगी ना। कौन कौन सी? बोथ ग्रेटर देन 2 है ना, और 1 ग्रेटर देन 2, 1 greater than 2 and other less than 2, और थर्ड कौन सी होगी? थर्ड कौन सी कंडीशन बनेगी? वापस से बनेगी ना, जिस टाइम पहले अपन ने जैसे बनाई वही बनेगी, 0 and 2 वाली ना। 0 and 2 वाली थोड़ी ना, 0 2 वाली थोड़ी ना। ग्रेटर देन 2 मतलब एक 2 से पास हो जाए, हाँ, और एक ग्रेटर देन 2, राइट राइट राइट, ऐसा, लाइक दैट, एक 2 और एक ग्रेटर देन 2। ठीक है, चलो, तो 1 ग्रेटर देन 2 अदर लेस देन 2 वाला पहले कर लेते हैं। 1 ग्रेटर देन 2, तो इसमें तो सीधे सीधे f ऑफ 2 लेस देन 0 लगेगा,
ए लगेगा तो ए तो है नहीं, एफ ऑफ टू रखेंगे तो 4 माइनस ट्वाइस ऑफ एम माइनस थ्री प्लस एम लेस देन जीरो हो गया, माइनस एम और प्लस 10 लेस देन जीरो हो गया, तो एम ग्रेटर देन 10 हो गया। ठीक है, एम ग्रेटर देन 10 हो गया। इसमें क्या क्या लगेगा, बोथ ग्रेटर देन 2 में एफ ऑफ टू ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, माइनस डी बाय टू ए ग्रेटर देन 2, है ना। तो एफ ऑफ टू लगाएंगे तो एफ ऑफ टू कितना आ रहा था, 10 माइनस एम आ रहा था, तो 10 माइनस एम ग्रेटर देन जीरो, तो उधर ले जाएंगे तो एम लेस देन 10 हो जाएगा। और डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो लगाएंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4m ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। इससे आया था, क्या आया था, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 तक, यूनियन 9 से लेकर इनफाइनाइट तक आया था। ठीक है, और माइनस बी बाय टू ए, एम माइनस थ्री बाय टू ए ग्रेटर देन 2, तो m ग्रेटर देन 2 दूनी 4 प्लस 3 7, तीनों का इंटरसेक्शन लोगे, इंटरसेक्शन ने लिया, इंटरसेक्शन लो बेटा, क्या आएगा इंटरसेक्शन तीनों का, ग्रेटर देन 7 लेस देन 10, ग्रेटर देन 7 लेस देन 10, माइनस इनफाइनाइट से 1 और 9 से इनफाइनाइट, इधर आएगा इधर आएगा। ठीक है, हाँ, 2 दूनी 4 प्लस 3 अब हिंदी मीडियम से पढ़ा है, वही आदत है मेरी, हिंदी में बोलने की आदत है। 9 से 10, ठीक है, तो क्या आएगा इंटरसेक्शन 9 से लेके 10 तक, 9 से लेके 10 तक। ठीक है, और इधर 10 से इनफाइनाइट आ गया, m ग्रेटर देन 10। अच्छा, अब उस वाले केस में क्या हुआ बेटा, इस वाले केस में आ रहा है कि नहीं, इस वाले केस में, अब इस वाले केस में क्या हुआ, जैसे 2 सेटिस्फाइड कराना है ना, तो 2 सेटिस्फाइड कराना है, तो 2 सेटिस्फाइड कराना है तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 करोगे पहले। ठीक है, तो f ऑफ 2 0 करा, तो f ऑफ 2 0 करा तो m इक्वल टू 10 आ गया, m इक्वल टू 10 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 हो गया, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 हो गया, तो x इक्वल टू 2 आ गया और x इक्वल टू 5 आ गया। मेरा अब की बार सही है आंसर आ रहा है, ये डिफरेंस है, देखो अब आगे डिफरेंस समझ में आपको कि एक रूट 2 आ रहा है तो दूसरा रूट 5 आ रहा है, इसका मतलब अपन m इक्वल टू 10 ले सकते हैं, m इक्वल टू 10 ले सकते हैं, है ना। तो m इक्वल टू 10 ले सकते हैं, तो अब यूनियन करोगे तो 9 से लेकर 10 तक, 10 और 10 से इनफाइनाइट। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 9 से लेकर इनफाइनाइट तक आ जाएगा, फाइनल आंसर आएगा आपका 9 से लेकर इनफाइनाइट। तो आ गई कि नहीं बात समझ में, यदि दो केस को मिक्स करना हो तो कैसे कर सकते हैं, अब आप दो केस को मिक्स करना हो तो, है ना। ठीक है, स्पेशली ये वाली चीज ध्यान रखना है बस, ये मतलब ये वाला केस थोड़ा सा डिफरेंट है। इंटरसेक्शन की, इंटरसेक्शन तो बेटा एक ही केस में लेता हूं, अलग अलग में तो इंटरसेक्शन लेता ही नहीं हूं। जैसे बहुत ग्रेटर देन 2 है, इसमें ये तीन कंडीशन है, 1 2 3, तीनों का इंटरसेक्शन। ठीक है ना, तो तीन कंडीशन है तो तीनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, ऐसा। ठीक है, अलग अलग में इंटरसेक्शन नहीं लेते भाई, ये और ये तो आप सोचो ना, ये और इसका तो इंटरसेक्शन आ ही नहीं सकता। इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन एक साथ हो जाए, तो इसका और इसका तो एक साथ आ ही नहीं सकता ना, तो इसका और इसका तो एक साथ आएगा ही नहीं अपने पास, इसलिए। ठीक है, आई बात समझ में।
एग्जैक्टली ग्रेटर देन 2, एग्जैक्टली 1 इज ग्रेटर देन 2 में हाँ पहला वाला नहीं बनता, सही बात है, अक्षर सही बोल रहे हो, उसमें फिर सेकंड और थर्ड ही बनता उसमें, एग्जैक्टली ग्रेटर देन 2 में सेकंड और थर्ड ही बनता बस ऐसा। थर्ड केस है 1√2 और 1 ग्रेटर देन 2, थर्ड वाला केस वेदांत ग्राफ से देखो, 1√2 और 1 ग्रेटर देन 2, तो 1√2 होना चाहिए, तो f(2) की वैल्यू 0 होनी चाहिए, उससे मैंने m10 निकाला, m10 निकाल के मैंने दोनों रूट निकाले तो 1√2 आ गया, दूसरा रूट 5 आ रहा, मतलब अपनी कंडीशन को मैच कर रहा है। अभी सेम पहले वाले क्वेश्चन में जब करा था तो वो मैच नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने उसको एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, चलो बच्चों आज के लिए फिर अपन इतना ही लेते हैं, अब अपन नेक्स्ट क्लास में, अभी मेरे आज के क्वेश्चंस तो बच ही गए, आज के को तो क्वेश्चंस करा ही नहीं पाया मैं, ज्यादा डाउट में टाइम निकल गया, तो फिर मुझे अभी एक क्लास और क्वाड्रेटिक की लेनी पड़ेगी इसमें, ठीक है ना, क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं नेक्स्ट क्लास में करते हैं अपन, ठीक है, चलो ओके देन बाय बाय, है ना, मैं जाता हूँ, मैं जाऊंगा तब अजीत सर आ पाएंगे क्योंकि दूसरी क्लास में उनकी भी क्लास चल रही है, ठीक है, अभी मैं आउट नहीं कर रहा हूँ, है ना, आप ब्रेक ले लो बच्चों जब तक 10 मिनट का, है ना।